जय हिंद साथियों। इससे पहले हम लोग भारतीय गवर्नर जनरल का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। ये हमारा भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वायसराय। ये पार्ट 2 है और इसी पार्ट में हम लोग पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक ना। तो जो लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में आपको इसी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो पहले उसको देख कर ही फिर इसको देखिएगा ताकि समझ में एकदम आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिएगा, हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ गए थे। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। उसके बाद इसे कवर कर लिए थे, तो पढ़ना था हमको भारत का पहला वायसराय। तो भारत का जो पहला वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। इससे पहले की घटना जब आपको बताए थे तो उसमें लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताए थे। इससे पहले जो था वो डलहौजी था। डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। उसने वुड डिस्पैच का नियम लाया था शिक्षा के लिए। इसी के आधार पर आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। इसने डाकघर, रेलवे विभाग, इसने संचार विभाग आदि सबकी रचना किया था। इसने पीडब्ल्यूडी बनाया था, पीडब्ल्यूडी बनाया था, जिसमें सड़क विभाग वगैरह आता था। उसके बाद जब इतना हम लोग पढ़ चुके थे तो इसके बाद आया था आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था 1856 से 1862 तक था। इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ था। इससे पहले डलहौजी ने बहुत सारा सुधार किया था, जिसके कारण बहुत ज्यादा लॉर्ड डलहौजी में आक्रोश हो गया था, बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया था। और उसके बाद कैनिंग ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दिया था? विधवा पुनर्विवाह ला दिया था। इससे पहले सती प्रथा को समाप्त किया गया था। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह ला दिया गया था, यानी दोबारा कोई विधवा शादी कर सकती है। इससे देखकर हमारा जो भारतीय लोग थे उनमें आक्रोश की भावना उत्पन्न होने लगी। और दूसरी सबसे बड़ी गलती इसने किया था कि बेस फील्ड राइफल की जगह एनफील्ड राइफल ला दिया था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, जिसके कारण इन दोनों की कारण प्रभावित हो गया पूरा हमारा। और इससे पूरा आपका आंदोलन स्टार्ट हो गया था 1857 का। सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। इसी में मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था, जो बलिया के रहने वाले थे। तो 1857 का विद्रोह हुआ, जिसके कारण इसी विद्रोह को दबाया गया, बहुत ज्यादा कठिनाइयां आई। इसके बाद 1857 की बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी का यहाँ शासन चल रहा था, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और राजा के शासन को ला दिया गया। तो यहाँ इसी में, यानी पहला जो वायसराय था, इसी में क्या हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके वहाँ के जो इंग्लैंड का राजा था उसका शासन आ गया, ठीक ना। फिर इसने मंत्री परिषद की स्थापना कर दी थी। उसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी की धारा प्रारंभ किया। तो लॉर्ड कैनिंग ने कार्य कौन सा किया था? इसी के समय 1857 की घटना हुई, मंत्री परिषद की स्थापना किया, आईपीसी सीआरपीसी की धारा लाया। फिर उसके बाद इसी के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और शासन किसके हाथों में चला गया? राजा के हाथों में चला गया। फिर इसी के समय पहली बार वायसराय का पद आया था और पहली बार भारत में भारत सचिव का पद आया, ठीक ना। उसके बाद इसी के समय विधवा पुनर्विवाह आया था, ठीक ना। इतना है इसके में। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो इसके जस्ट बाद आया था लॉर्ड एल्गिन का केवल एक ही सिद्धांत याद करना है कि इसने वहाबी आंदोलन को समाप्त किया था, जो कि बहुत चूरू स्वरूप में था, उसे समाप्त किया था। तो बताइएगा कैनिंग ने क्या किया था? 1857 की घटना हुई थी। उसके बाद इसने क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह लाया था, मंत्री परिषद की स्थापना किया था, आईपीसी सीआरपीसी की धारा लाया था। ये सारा काम लॉर्ड कैनिंग ने किया था। इसी के समय वायसराय का पद आया था, भारत सचिव का पद आया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया और उसका शासन किसको दे दिया गया? राजा को दे दिया गया। ये था कैनिंग। उसके बाद आपका कौन सा आया था? एल्गिन ने वहाबी आंदोलन को समाप्त किया था। उसके बाद आता है अगला मेवो। इसके बीच में आए वायसराय, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो आता है लॉर्ड मेयो, ये था आपका 1869 से 72 तक। इसमें भी सबसे बड़ा एक ही उपलब्धि याद करना है कि भारत में पहली बार जनगणना प्रारंभ
किया था किसने? लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ किया था, लेकिन अधूरा ही छोड़ दिया। इसकी इतनी जनसंख्या थी कि पूरा नहीं कर पाया, आधा अधूरा छोड़ दिया। थोड़ा सा घमंडी था, जिसके कारण इसकी हत्या अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में हो गई। अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में जहाँ काला पानी की सजा दिया जाता है, वहाँ घूमने गया था, देखने के लिए गया था, तो वहीं पे अफगान का एक सेनापति था, उसने इसे मार दिया। उसके बाद में उसे अफगान का जो सेनापति था उसे भी अफगानिस्तान का था, उसे भी फांसी दे दिया गया, ठीक ना। तो ये था लॉर्ड मेयो। उसके बाद आता है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक, ये बहुत हरामी था, बहुत मतलब अपनी भाषा में बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के बारे में देखता था। इसने आर्म्स एक्ट लाया था। आर्म्स एक्ट का मतलब ये होता है कि उस समय जो था भारत के लोग हथियार नहीं रख सकते थे, अभी भी है ना, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई दे दिया था कि जिसको रखना भी होगा, मतलब हथियार रखना भी होगा, तो वो पहले से क्या करेगा, अपना क्या कर लेगा, लाइसेंस लेगा, ठीक ना। तो इसने क्या लाया था? आर्म्स एक्ट लाया था। जो सिविल सेवा होती थी वो 21 वर्ष की उम्र में सिविल सेवा होती थी, 21 वर्ष से 19 साल कर दिया। अब बताइए 19 साल में किसी से आज तक कोई एग्जाम निकल पाता है? ग्रुप डी का एग्जाम तो नहीं निकल पाता है, 19 साल में कहाँ से सिविल सेवा का एग्जाम निकलेगा। ये भी गलती किया। वर्नाकुलर एक्ट लाया, जिसे भारतीय प्रेस का गला दबाने का कानून कहा जाता है, वर्नाकुलर एक्ट। इसमें यह था कि भारतीय मीडिया या भारतीय प्रेस में कोई भी अखबार छपेगा तो वो पहले अंग्रेजों को दिखाया जाएगा, अंग्रेज जब निर्णय देंगे तभी इसे पास किया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा भारतीय प्रेस का गला दबाने वाला था, यानी आप कोई भी मुद्दा भारतीय लोगों में बोल नहीं सकते थे, ठीक ना। तो इसने 3 काम किया था। आर्म्स एक्ट लाया था, जिसके तहत भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे, सिविल सेवा को 21 वर्ष से 19 साल किया था। वर्नाकुलर एक्ट लाया था, जिसे भारतीय प्रेस का गला दबाने वाला कानून कहा जाता है। उसके बाद आया लॉर्ड रिपन, जो बहुत ही अच्छा था। इसने, अब अच्छा क्यों कहा जाता है, इसने जो इसके पहले जो लॉर्ड लिटन किया था, तीनों कानूनों को खत्म कर दिया। जैसे आर्म्स एक्ट को खत्म कर दिया इसने, लॉर्ड रिपन ने खत्म किया। फिर सिविल सेवा जो 19 साल हो गया था, 19 साल से पुनः 21 साल कर दिया। फिर वर्नाकुलर एक्ट, जो भारतीय प्रेस का गला दबाने वाला कानून था, उसे भी खत्म कर दिया। तो ये तो सभी लोग कर सकते हैं, इसमें मतलब कर सकते हैं, तो इससे बड़ा महान तो नहीं हो जाएगा। और भी काम किया था लॉर्ड रिपन, जो था 1881 में पहली बार भारत का पूर्ण रूप से जनगणना कराया था, और कह दिया था कि हर 10 साल पे जनगणना होती रहेगी। एक कानून पास किया था। दूसरा कानून था हंटर आयोग का गठन किया था। हंटर आयोग 2 जगह आता है, फंसिएगा मत। एक आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनी थी, और एक हंटर आयोग जो शिक्षा के लिए बना था, शिक्षा की भलाई के लिए बना था हंटर आयोग। तो ये हंटर आयोग कौन लाया था? लॉर्ड रिपन लाया था, ठीक ना। उसके बाद इसने इल्बर्ट बिल बनाया था। इल्बर्ट बिल का मतलब ये होता है कि कोई भी भारतीय जज अंग्रेजों को भी सजा सुना सकता है, जिसपे अंग्रेज एकदम बौखला गए कि कैसा कानून बना रहा है, ऐसा। फिर इतना इस पर इतना दबाव आया कि अंत में फिर दोबारा इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया। तो कैनिंग ने पता है इतना काम किया। एल्गिन के समय बहावी आंदोलन हुआ। लॉर्ड मेयो के समय पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। इसकी मृत्यु अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में हो गया। लॉर्ड लिटन जो था 1876 से 80 के बीच था, इसने 3 काम किया था। आर्म्स एक्ट लाया था, जिसमें भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे। सिविल सेवा लाया था, सिविल सेवा में 21 साल की उम्र को 19 साल कर दिया था। फिर वर्नाकुलर एक्ट लाया था, जिसमें भारतीय प्रेस का गला दबाने वाला कानून कहा जाता है। उसके बाद लॉर्ड रिपन आता है। लॉर्ड रिपन इन तीनों कानूनों को खत्म करता है और अपनी तरफ से 1881 में नियमित जनगणना कराता है, और हर 10 साल पे जनगणना होगी। उसके बाद हंटर आयोग का गठन करता है, जो शिक्षा की भलाई के लिए था। उसके बाद इल्बर्ट बिल आता है कि इल्बर्ट बिल में कोई भी भारतीय जज अंग्रेजों को भी सजा सुना सकता है, लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया जाता है। ये तो था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन, 80 से 84 तक था। डेट नहीं याद रहेगा, कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये वायसराय का क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन आता है? कैनिंग के बाद एल्गिन के बाद आपका एल्गिन के बाद कौन था? मेवो के बाद लिटन के बाद रिपन। कैनिंग, एल्गिन, फिर
एल्गिन के बाद मेऊ, लीटन, रिपन। रिपन के बाद फिर आया आपका डफरिन 1880 से 1884 तक। इसमें कांग्रेस की, इसी के समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कांग्रेस की स्थापना मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और इसकी स्थापना करने वाला भी एक ब्रिटिश अधिकारी ही थे जिसका नाम था एवो होम, एलन ऑक्टेवियन होम, ठीक ना। उसके बाद जब कांग्रेस पढ़ेंगे वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद इसी ने बोला था, ये तो सबसे पहले अंग्रेजों के लिए लाया गया था, फिर इसी में बोला था बाद में ये डफरिन कि अंग्रेज मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, सॉरी कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। किसने बोला था? डफरिन ने बोला था। उसके बाद कर्जन आता है 1899 से 1905 तक कर्जन आता है। कर्जन क्या करता है? बंगाल का विभाजन किया था, पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया था, यहीं से खुदाई वगैरह चालू हुआ जिसमें आपके आगे चल के आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सारा खुदाई हुआ, बहुत सारे चीज़ों की खोज हुई, ठीक ना। इसने क्या किया? बंगाल विभाजन किया, पुरातात्विक विभाग की रचना, मतलब पुरातात्विक विभाग बनाया, पुलिस सुधार आयोग लाया, विश्वविद्यालय आयोग लाया, अकाल आयोग लाया, बहुत सारा आयोग ला दिया। देख रहे हैं, बंगाल विभाजन, पुरातात्विक विभाग, अकाल विभाग, पुलिस सुधार आयोग, बहुत सारा आयोग लाया, इसीलिए इसे आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है, ठीक ना। फिर इसके बाद आते हैं मिंटो, लॉर्ड मिंटो। मिंटो प्रथम नहीं, मिंटो द्वितीय। मिंटो प्रथम इससे पहले आ चुका था, ठीक ना। तो मिंटो द्वितीय ये 1905 से 1910 तक था। इसी के समय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, ठीक। उसके बाद इसने मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम लाया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहने को था, इसमें ये था जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी तो इन लोगों का एक विचार बन गया था कि इसमें मुस्लिम लीग एक अपना संगठन बना चुका है तो क्यों न इसे अलग ही कर दिया जाए। तो इसने मार्ले मिंटो सुधार में ये कर दिया गया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया कि अपना संगठन है, अपने से करेंगे। और आगे चलकर आपस में बातें हुई थी। इसमें आपका मिंटो जो था, मिंटो वायसराय था, सचिव था मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा था कि हम लोग भारत में नाग के दांत बो रहे हैं। नाग के दांत का मतलब सांप्रदायिकता के दांत बो रहे हैं, मतलब एक दूसरे में भेदभाव करा रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं। इसी को कहा जाता है सांप्रदायिकता का जनक, यानी मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। इसने क्या किया था? मार्ले मिंटो सुधार, उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था, ठीक ना। ये हिंदू मुस्लिम में कट्टरपना का एक सिद्धांत आ गया था यहीं से, ठीक ना। उसके बाद आगे चल के लॉर्ड हार्डिंग आता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये 1910 से 1916 तक रहता है। इसके समय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और दिल्ली दरबार में महारानी आपकी जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आते हैं, ठीक ना। 3 दिल्ली दरबार हुआ है, एक आपका हुआ है 1876 में, 1903 में और 1911 में। अब आप बताइएगा कि इस समय वायसराय कौन थे। तो 1976 में वायसराय कौन था बताइए? 1976 में लॉर्ड लीटन था। 1976 में जब पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो उस समय रानी विक्टोरिया आई थी। इन्हीं की खुशी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना हुआ था, ठीक। 1905 में कौन था? कर्जन था, 1903 में आया था। तो और 1911 में जब तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो उस समय कौन था? हार्डिंग द्वितीय था। हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और वहीं पे आपका जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और इससे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के समय, तो बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया जाता है। और दिल्ली, इससे पहले जो राजधानी होती थी हमारा, वो कलकत्ता होती थी, तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश हो जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से कब होता है? 1912 में। तो पूछता है कि दिल्ली राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब आई? तो 1912 में। कब घोषणा हुआ? 1911 में, ठीक। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक ना। दिल्ली की इसी के समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था जो 1914 से 1918 तक चला था। इसी में गांधी जी ने अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध के लिए, जिसके तहत अंग्रेजों ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि दिया था, ठीक ना।
उसके बाद आते हैं चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो थे 1916 से 1921 तक था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक था। इसने क्या किया, रॉलेट एक्ट ला दिया था। रॉलेट एक्ट यह था कि किसी को भी एक कानून पास हुआ था, सर सिडिसन रॉलेट था। उसने एक ने कानून बनाया था कि किसी भी भारतीय को संदेह मात्र पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक ना। इसके लिए बहुत सारा विद्रोह हुआ, अलग अलग जगह विद्रोह हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला बाग में कई लोग सम्मिलित हुए थे। इसी के समय जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया। तो इसी के समय क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग, ये देखिए सिस्टमेटिक ढंग से, पहले रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और इसी की जांच के लिए हंटर आयोग की गठन किया गया था, हंटर आयोग। और यहीं पे आया था हंटर आयोग की निर्लज रिपोर्ट। इसमें 8 लोग थे, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे, ठीक ना। इसमें बोला गया था कि हंटर आयोग की निर्लज रिपोर्ट में कि इन लोगों को लज्जा भी नहीं आ रही है कि ऐसा आयोग बना रहे हैं, ऐसी जांच कमेटी बना रहे हैं जिसमें भारतीयों का कोई महत्व ही नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद आया था, ये सारी जब चीज़ें हो गई तो बीच में खिलाफत आंदोलन आया था। खिलाफत आंदोलन ये तुर्की के खलीफाओं से प्रारंभ हुआ था, और इसका यहाँ भी सिद्धांत आ गया। यहाँ पे भी मुसलमान खिलाफत आंदोलन का विद्रोह करने लगे, जिसमें गांधी जी सम्मिलित होते हैं, और दिल्ली में इसकी अध्यक्षता होती है। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है, और उसके बाद जब ये सारा चीज प्रारंभ हो गया, तब गांधी जी अपना आंदोलन प्रारंभ करते हैं, असहयोग आंदोलन। लाइन से सिस्टमेटिक ढंग से याद करिएगा, असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, असहयोग आंदोलन। उसके बाद इसी के समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन, जैसे पार्लियामेंटो अधिनियम था, उसमें मुसलमानों को पृथक क्षेत्र दे दिया गया था, यानी अलग क्षेत्र दे दिया गया था। वैसे ही देखा गया कि इसमें तो बहुत ज़्यादा अंग्रेजों का फायदा हो रहा था। उसी को देखते हुए इसमें ईसाइयों को पृथक क्षेत्र दे दिया गया। धीरे धीरे बांट रहे हैं, पहले मुसलमानों को, फिर ईसाइयों को, और गोलमेज सम्मेलन में दलित लोगों को देने की घोषणा होती है। लेकिन गांधी जी तो पहले से सब कुछ जानते थे। तो इन सारे मुद्दों को लेकर बाद में आपका क्या हो गया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। लेकिन धीरे धीरे असहयोग आंदोलन की घटना इतनी बढ़ती चली गई कि बाद में चौरी चौरा कांड हो गया, और उसी को देखते हुए आपका लॉर्ड रीडिंग के समय आपका चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग के समय पहली बार आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा हुई थी। इससे पहले केवल ऐसे नियुक्ति हो जाती थी, लेकिन यहाँ से परीक्षा प्रारंभ होती है, और यही परीक्षा आगे चल के इसमें संशोधन होता है, और यूपीएससी का परीक्षा इसमें बदल जाता है। सबसे पहले जो आईसीएस की परीक्षा हुई थी, कहाँ हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी, ठीक ना। उसके बाद लॉर्ड इरविन आता है। लॉर्ड इरविन के समय क्या हुआ था, साइमन कमीशन आया था। घोषणा तो यहीं पे हो गई थी, जो आपका 1919 वाला घटना थे, 1919 में ही, ठीक ना। जब रॉलेट एक्ट आया था उसी समय ये इसकी साइमन कमीशन की भी घोषणा हो गई थी, लेकिन बोला गया था कि 10 साल पे आएगी, एक बार जांच करने के लिए क्या सुधार हुआ है। तो इसी का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, जिसमें आपका लाला लाजपत राय की लाठियों से पीट की हत्या हो जाती है। और उसी समय इन्होंने कुछ बातें बोली थी कि हमारे पे पड़े एक एक लाठियों का जवाब अंग्रेजों के लिए ताबूत की कील साबित होगी, मतलब समेटने की बात किए थे, ठीक ना। इसीलिए इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, लाला लाजपत राय को, ठीक ना। तो ये साइमन कमीशन प्रारंभ हुआ था। उसके बाद आया था साइमन कमीशन, जब हो गया तो साइमन कमीशन का विद्रोह करने के लिए आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। उसमें आपका नेहरू रिपोर्ट पेश किए। उसके बाद 11 सूत्री मांग रखा गया, 14 सूत्री मांग रखा गया, जिन्ना फार्मूला पेश किया गया। जब कोई भी मुद्दा नहीं उठा तो बाद में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ कर दिया, और दांडी मार्च के बाद फिर उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। किसके समय हो रहा है, इरविन के समय। केवल आपको वायसराय याद करना है, ठीक ना। उसके बाद इसी के समय प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो जाता है।
और प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलाया जाता है, लेकिन गांधी जी जाते नहीं हैं। अंत में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता में बोला जाता है कि हम सारे भारतीयों को, जो भारतीय हैं हमारे गिरफ्त में, उसे छोड़ दिया जाएगा सिवाय जो देशद्रोही हैं। तो उसके बाद चले जाते हैं और अंत में उसी के समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया जाता है और ये शहीद हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे आता है वेलिंगटन 1931 से 1936 में। 1931 से 1936 में इसके समय तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा होती है और 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है और इसी भारत शासन अधिनियम से हमारा संविधान का आपका लगभग 50% से ज़्यादा चीज़ें लिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है भारत शासन अधिनियम। हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आता है लिनलिथगो जो था 1936 से 1943 तक था। 1936 से 1943 तक था। इसने प्रांतीय चुनाव 1937 में प्रांतीय चुनाव, इसी के समय प्रांतीय चुनाव हुआ जिसमें आपका प्रांतीय चुनाव में 10 सीटें थी, जिसमें से 8 सीटें कांग्रेस जीत गई और जो बचा हुआ 5 सीटें थी वो 8 सीटें कांग्रेस जीत गई, गलती बोल दी है, 8 सीटें कांग्रेस जीत गई। अब बची 2 सीटों पे मुस्लिम लीग का अधिकार हो गया। लेकिन इसी के समय इसने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना बताए आह्वान कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस गुस्से में आ गई और कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। तो सारी सीटें किसके पास चली गई? मुस्लिम लीग के पास चली गई थी। उसी के समय आपका क्रिप्स प्रस्ताव आया था, भारत छोड़ो आंदोलन इसी के समय से प्रारंभ हो गया। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, इसी के समय प्रारंभ, उसके बाद ही खत्म हो जाता है। फिर आता है आपका वेवेल 1943 से 1947 तक वेवेल रहता है। वेवेल के समय शिमला सम्मेलन होता है, शिमला सम्मेलन। कैबिनेट मिशन आता है, इसी के समय अंतरिम सरकार की गठन होती है और संविधान सभा का गठन होता है, जिसमें संविधान सभा के गठन में ही आपका संविधान सभा के 389 सदस्य आते हैं। ये सारा चीज पॉलिटी में आता है। फिर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था सब पढ़ेंगे। उसके बाद अंत में जो आपका रहता है माउंट बेटन आता है। अंत में आपका माउंट बेटन आता है 1947 से 1948 तक। ये 34वें अंग्रेज वायसराय था एवं अंतिम अंग्रेज वायसराय था। इसके बाद इसने भारत को स्वतंत्र करा दिया। पूछता है कि भारत का जो स्वतंत्र हुआ किस योजना पे हुआ था? तो माउंट बेटन। वनडे एग्जाम के लिए तो आप कह देंगे माउंट बेटन योजना, लेकिन जब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है या पीसीएस में, तो माउंट बेटन योजना आपका बढ़िया नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। यहाँ बाल्कन प्रायद्वीप के आधार पे भारत का विभाजन हुआ था। इंडिया पाकिस्तान को बांटा गया किस आधार पे? बाल्कन प्रायद्वीप के आधार पर, ठीक ना। यूपीएससी का क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे वनडे एग्जाम में क्या करेंगे? माउंट बेटन योजना के आधार पे बांटा गया है। तब आप बताइएगा वायसराय में पहले बताइएगा। सबसे पहले कैनिंग था। कैनिंग 1857 का विद्रोह हुआ। फिर इसी के समय विधवा पुनर्विवाह आया था। पहली बार वायसराय या भारत सचिव का पद आया था, ठीक। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके राजा का शासन आ गया। कैनिंग के बाद आपका आया था कौन? एल्गिन। एल्गिन के समय वहाबी आंदोलन हुआ था। एल्गिन के बाद आता है आपका मेयो। मेयो के समय पहली बार जनगणना हुआ लेकिन पूरी ना हो पाया। मेयो के बाद आता है आपका कौन? लीटन। लीटन ने क्या किया था? लीटन ने आर्म्स एक्ट लाया था। सिविल सेवा को 21 से 19 कर दिया। आर्म्स एक्ट में हथियार नहीं रख सकते थे कोई भी भारतीय। वर्नाकुलर एक्ट लाया था, जिससे भारतीय प्रेस का गला दबाने वाला कानून कहा जाता है। उसके बाद लॉर्ड रिपन आया था। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? तीनों कानूनों को खत्म किया था। 1881 में पहली बार इसने पूर्ण रूप से जनगणना प्रारंभ किया। हंटर आयोग का गठन किया गया। शिक्षा के लिए था हंटर आयोग। इल्बर्ट बिल लाया था, जिसमें भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे। डफरिन ने क्या किया था? 1880 से 84 तक था। इस डफरिन के समय क्या था? कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसने कहा था कांग्रेस मुट्ठी भर, किसने कहा था? कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। उसके बाद कर्जन आया था। कर्जन के बाद बंगाल विभाजन हुआ। पुरातत्व विभाग, पुलिस विभाग, फिर आपका विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, अत्यधिक आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है, ठीक। मिंटो आया था। मिंटो के समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, जिसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था।
उसके बाद इसे सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। हार्डिंग आया था, हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, राजधानी परिवर्तित हुआ था, इसके समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसके बाद चेम्सफोर्ड आता है, चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है, हंटर आयोग आता है, खिलाफत आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन होता है, मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन आता है, इसमें ईसाइयों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है, ठीक ना। उसके बाद रीडिंग आता है, रीडिंग 1921 से 1926 तक रहता है, ठीक ना। इसके समय चौरी चौरा कांड होता है, असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है, जिसके कारण इसके समय इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा होती है कहाँ पे, इलाहाबाद में, ठीक। इरविन आता है, इरविन के समय साइमन कमीशन आता है, जिसमें लाला लाजपत राय की हत्या कर दिया जाता है लाठियों से पीटकर। डांडी मार्च आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, पहला अद्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को इसी के समय फांसी दे दिया जाता है। वेलिंगटन के समय तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, सांप्रदायिकता प्रचार की घोषणा होती है, 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। लिनलिथगो आता है, लिनलिथगो के समय 1936 से 1943 तक था, प्रांतीय चुनाव का घोषणा होती है, जिसमें 10 सीटें होती है, 8 सीटें कांग्रेस, 2 सीटें मुस्लिम लीग। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, जिसके कारण कांग्रेस त्यागपत्र दे देता है और 200 सीट मुस्लिम लीग के पक्ष में चली जाती है। फिर क्रिप्स प्रस्ताव आया था, इसी के समय भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी प्रारंभ कर देते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव आया था, क्रिप्स प्रस्ताव को न मान के गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, ठीक ना। उसके बाद वेवेल आता है 1943 से 47 तक, जिसने शिमला सम्मेलन कराया था, कैबिनेट मिशन आया था, अंतरिम सरकार आई थी, संविधान सभा का गठन किया गया था। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन आया, माउंटबेटन को 34वां वायसराय था, भारत को स्वतंत्र करा के चला गया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर इतना अच्छा लगेगा तो इतना मेहनत कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के पास शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।